नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मरीन वेल्स के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजन रूम डेक 3। जी हाँ, इंजन रूम डेक 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी मशीनरी जितनी भी प्लेस्ड होती है इंजन रूम डेक 3 पे, वो सारी मशीनरी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उससे दोस्तों क्या होगा, उससे दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि आपको हमेशा मरीन इंजीनियरिंग का जो भी नॉलेज, जो भी कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आप उससे अप टू डेट रहेंगे। और दूसरी एक और चीज होगी, वो होगी कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मशीनरी क्या होती है? कार्गो ऑयल पंप टरबाइन। कार्गो ऑयल पंप टरबाइन, इसके बारे में दोस्तों मैंने इन डिटेल बताया था जब मैंने फर्स्ट डेक पे मेन बॉयलर एक्सप्लेन किया था। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो इस वीडियो के बाद अच्छे से उसको भी देखेगा। फिलहाल मैं वापस से समझाऊंगा। हालांकि कार्गो ऑयल पंप टरबाइन क्या होता है दोस्तों, अगर हम ऑयल टैंकर्स की बात करें तो कुछ समय पहले ऑयल टैंकर्स जो होते थे वो ये होते थे जहां पे हम सीओपीटी का यूज किया करते थे ऑयल को डिस्चार्ज करने के लिए। हालांकि आजकल फ्रेमो पंप्स यूज हो गए हैं। हम इन डिटेल अभी हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और क्या ये होता है असली में। दोस्तों जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो अपने जो कार्गो टैंक होते हैं उसके अंदर ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, और जब भी वो पोर्ट पे जाते हैं या जेटी पे जाते हैं तो दोस्तों अब उनको वो ऑयल जो है डिस्चार्ज करना होता है। तो वो ऑयल डिस्चार्ज करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। या तो आप कार्गो ऑयल पंप लगा दीजिए, जो पंप यूज करके आप उस ऑयल को पंप कर देंगे शोर पे, या फिर आप फ्रेमो पंप लगा दीजिए। फ्रेमो पंप दोस्तों ये ऐसा पंप होता है जो कि कार्गो टैंक में ही सबसे नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है, जो कि वहां से ऑयल लेकर शोर पे जो है वो ट्रांसफर कर देता है। ये नई शिप्स में यूज होता है, लेकिन जो पुरानी शिप्स थी जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज में है, अभी भी पुरानी शिप्स जिनमें कि सीओपीटी यूज होता है, कार्गो ऑयल पंप यूज होता है, ये जो दोस्तों पंप होता है वो प्लेस्ड होता है, जो अपना पंप रूम होता है शिप पे इंजन रूम के पास में, उसमें ये पंप प्लेस्ड होता है। और इस पंप का काम है कि ऑयल को कार्गो टैंक से ले जाकर शोर में ट्रांसफर करना। दैट्स इट दोस्तों, इतना सा पर्पस होता है कार्गो ऑयल पंप का। और जो दोस्तों ये जो पंप होते हैं, ये पंप एक टरबाइन के थ्रू ड्राइव होते हैं। एक टरबाइन होता है, उस टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो इस पंप के शाफ्ट से कपल्ड होता है, और जब भी वो टरबाइन रोटेट करता है तो ये पंप रोटेट करता है और पंप शुरू हो जाता है, और ऑयल की जो पंपिंग है वो भी शुरू हो जाती है। और ये जो टरबाइन है, इस टरबाइन को हम कहते हैं कार्गो ऑयल पंप टरबाइन। क्योंकि ये कार्गो ऑयल पंप को रन कर रहा है तो इस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं? कार्गो ऑयल पंप टरबाइन। इन शॉर्ट हम इसको ये भी बोलते हैं कि सीओपीटी। तो दोस्तों सीओपीटी होते हैं, 3 सीओपीटी नॉर्मली प्रोवाइडेड होते हैं किसी भी ऑयल टैंकर पर, तो वही 3 सीओपीटी ये है, ये टरबाइन। दैट्स इट दोस्तों, यही फंक्शन है इन तीनों का। अब दोस्तों इसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक कंडेंसर प्रोवाइड है, एक कंडेंसर प्रोवाइड है। इस कंडेंसर का नाम रखा गया है डंपिंग स्टीम कंडेंसर। डंपिंग स्टीम कंडेंसर, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो देखिए डंपिंग स्टीम कंडेंसर लिखा हुआ है। तो डंपिंग स्टीम कंडेंसर क्या होता है? स्टीम जो होती है वो इस टरबाइन को ड्राइव करती है, सीओपीटी को स्टीम ड्राइव करती है। अब स्टीम ने दोस्तों आके टरबाइन को ड्राइव तो कर दिया, आपका पंप भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अब उस स्टीम का क्या करेंगे? वो स्टीम आती है डंपिंग स्टीम कंडेंसर में। ये एक कूलर टाइप कूलर है, शेल एंड ट्यूब टाइप कूलर है। यहाँ पे दोस्तों वो जो स्टीम है उसको डंप कर दिया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद ये जो अब वो लिक्विड फॉर्म में है, उस लिक्विड को, उस वाटर को दोस्तों हम वार्म वाटर को भेज देते हैं हॉट वेल टैंक में। यही एक पर्पज है डंपिंग स्टीम कंडेंसर का। और दोस्तों एक और पर्पज है डंपिंग स्टीम कंडेंसर का कि जब आपकी शिप सेल कर रही है ड्यूरिंग सेलिंग पीरियड, तो उस टाइम दोस्तों हमें, अगर समझ लीजिए कार्गो टैंक में इनर्ट गैस प्रोवाइड करनी है, तो उस टाइम पे हम बॉयलर स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉयलर स्टार्ट करने के लिए दोस्तों एग्जॉस्ट गैस से हम इनर्ट गैस प्रोड्यूस करते हैं, आप सभी को पता है। हालांकि हम फ्यूचर में वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपने इनर्ट गैस प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर तो स्टार्ट कर दिया, बॉयलर स्टार्ट करके एग्जॉस्ट गैस से आपने इनर्ट गैस तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है उस स्टीम का क्या? वाटर भी तो आप रखेंगे बॉयलर में, उस वाटर की स्टीम प्रोड्यूस होगी। वो स्टीम, अब दोस्तों कुछ यूज तो है नहीं उस स्टीम का, तो वो स्टीम हम डायरेक्टली यहाँ पे लाते हैं डंपिंग स्टीम कंडेंसर में, और उस स्टीम को डायरेक्टली हम वार्म वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस स्टीम को और उस वाटर को, उस वार्म वाटर को हम फिर से हॉट वेल टैंक में भेज देते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो वाटर है वो सर्कुलेट होता रहेगा और हम इनर्ट गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही जो दो पर्पज है दोस्तों वो होते हैं डंपिंग स्टीम कंडेंसर के। अगली जो मशीनरी है वो है दोस्तों वाटर बलास्ट पंप मोटर। यहाँ दोस्तों वाटर बलास्ट पंप मोटर। दोस्तों दो बलास्ट पंप प्रोवाइडर होते हैं शिप पे। इन दोनों पंप का पर्पस यही है कि जो बलास्ट वाटर होता है वो शिप के अंदर लेकर आते हैं ये दोस्तों, ये दोनों पंप। बलास्ट वाटर क्या होता है? शिप की स्टेबिलिटी के लिए हम शिप में हमेशा बलास्ट रखते हैं दोस्तों। बलास्ट मतलब एक एक्स्ट्रा सी वाटर हम कैरी करते हैं शिप के अंदर, ताकि जो शिप है वो आपकी स्टेबल रहे। तो उस पानी को, उस बलास्ट को अंदर कौन लाता है?
वाटर बलास्ट पंप, और ये क्या है, उन पंप्स की मोटर। दोस्तों दो पंप प्रोवाइडेड होते हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस किया और अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा दो पंप प्रोवाइडेड होते हैं। एक पंप हमेशा रनिंग कंडीशन में होता है और जो दूसरा पंप होता है वो होता है स्टैंड बाय, ताकि एक पंप अगर खराब हो जाए तो दूसरा पंप अचानक से अपने आप वर्किंग में आ जाता है और आपका जो ऑपरेशन है वो कभी नहीं रुकता है। और इसी वजह से दोस्तों आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर एक पंप अगर खराब हो भी गया तो आपके ऑपरेशन जो है वो लगातार चलते ही रहेंगे। दोस्तों इन्हें हम लगातार इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं कि ऑड मंथ होता है तो उसमें हम ऑड पंप यूज करते हैं और इवन मंथ होता है तो उसमें हम इवन पंप यूज करते हैं। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि दोनों पंप आपके प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अगर कभी कोई इमरजेंसी आने पर ऐसा ना हो जाए कि आपने एक पंप बंद हो गया और दूसरा पंप क्योंकि आपने बहुत टाइम से ऑपरेट ही नहीं किया है तो वो स्टार्ट ही ना हो, तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम हर महीने दोनों पंप यूज करते रहते हैं ऑल्टरनेट मंथ। अब जो दोस्तों तीसरी मशीनरी है वो है सेंट्रल कूलर्स। इसको मैंने बड़ी ही इन डिटेल दोस्तों एक्सप्लेन किया है डेक 2 में। तो दोस्तों सेंट्रल कूलर में अब बेसिक पर्पस बता देता हूं सेंट्रल कूलर का। अभी यहाँ पे हमने डेक 2 में ये डिस्कस किया था कि क्यों हम फ्रेश वाटर यूज करते हैं अपने मेन इंजन और जितनी भी मशीनरी है उनकी कूलिंग के लिए, और उस फ्रेश वाटर को हम बोलते हैं एलटी वाटर, लो टेम्परेचर वाटर, या फिर अगर वो जैकेट कूलिंग के लिए यूज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एचटी वाटर। तो वो जो एलटी वाटर और एचटी वाटर है वो दोस्तों कूल होने के लिए एंड में आता है सेंट्रल कूलर में। तो सेंट्रल कूलर में दोस्तों वो सारा फ्रेश वाटर कूल होने के लिए आ जाता है, और इस जो फ्रेश वाटर है इसको कूल कौन करता है, सी वाटर। तो दोस्तों सी वाटर अब जो है वो रिड्यूस होकर रह गया सिर्फ सेंट्रल कूलर तक। सी वाटर आएगा सेंट्रल कूलर में और जितना भी फ्रेश वाटर है उसको कूल कर जाएगा, और अब ये जो फ्रेश वाटर है ये आगे जाके सारी मशीन इसकी कूलिंग करेगा। उससे दोस्तों क्या होगा, आपका करोजन कम हो जाएगा, आपका स्केल कम हो जाएगा और आपकी मशीनरी की जो कूलिंग है वो काफी अच्छे से होगी उसी वजह से। तो अब हम यूज करते हैं फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर कहां पे कूल होता है, सेंट्रल कूलर में। तो सेंट्रल कूलर में फ्रेश वाटर कूल हो जाएगा सी वाटर के द्वारा। तो अब जितना भी आपका मेंटेनेंस वर्क है दोस्तों कूलिंग साइड से रिलेटेड, तो वो सिर्फ एक ही मशीनरी पे आके लिमिटेड हो जाता है, वो है सेंट्रल कूलर। यानी आपको अब सिर्फ सेंट्रल कूलर की क्लीनिंग करनी है, यहाँ पे सिर्फ स्केल फॉर्म होगा, करोजन भी सिर्फ यहीं पे फॉर्म होगा। मेन इंजन और जितनी भी दूसरी मशीनरीज है वहां पे ये सारी चीजें नहीं होगी। तो दोस्तों अगली जो मशीनरी है वो है मेन फीड वाटर पंप। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो पंप प्रोवाइडेड है यहाँ पे जिनका नाम है मेन फीड वाटर पंप। ये क्या होता है दोस्तों, मेन बॉयलर में जो हम फीड वाटर प्रोवाइड करते हैं, फीड वाटर किसको बोलते हैं, जिस वाटर की हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं बॉयलर में, उस वाटर को हम बोलते हैं फीड वाटर। तो दोस्तों वो जो फीड वाटर है वो पंप प्रोवाइड करता है बॉयलर में, ये दोनों पंप। बस दोस्तों इनका इतना सा एक फंक्शन है। और दोस्तों अगेन 2 इन नंबर्स प्रोवाइडेड है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि एक पंप हमेशा रनिंग कंडीशन में रहेगा और दूसरा स्टैंड बाय। अगर एक पंप अचानक से ऑपरेट होना बंद हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ही जो है कट इन हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा और वाटर को सप्लाई करना शुरू कर देगा। अगला जो दोस्तों है वो है ऑक्सिलियरी फीड वाटर पंप। ऑक्सिलियरी फीड वाटर पंप मतलब जो अपना ऑक्सिलियरी बॉयलर है उसमें जो फीड वाटर प्रोवाइड करता है वो ये पंप प्रोवाइड करता है। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं 2 इन नंबर है। अगली जो दोस्तों मशीनरी है वो है कंप्रेसर फ्रेश वाटर कूलर। कंप्रेसर फ्रेश वाटर कूलर। दोस्तों कंप्रेसर फ्रेश वाटर कूलर क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर दोस्तों हम फ्रेश वाटर यूज करते हैं कूलिंग के लिए। एक तो मेन जो अपनी कंप्रेसर की शेल होती है उसको कूल करने के लिए, प्लस साथ ही में जो इंटर कूलर और आफ्टर कूलर होते हैं जहां पे हम एयर की हीट ले लेते हैं वाटर के द्वारा, तो उस वाटर को भी दोस्तों कूल करना बाद में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उस सारे वाटर को, उस फ्रेश वाटर को जो कि अपने कंप्रेसर की कूलिंग के लिए यूज होता है, उस वाटर को वो गर्म होने के बाद दोस्तों यहां पर आता है कूलिंग के लिए, और इस कूलर में उस वाटर को ठंडा कर दिया जाता है, उस वाटर को कूल कर दिया जाता है बाय यूजिंग एलटी वाटर। तो दोस्तों यही एक पर्पस है, और ये है शेल एंड ट्यूब टाइप कूलर। अगला दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे है 3-वे कॉक फॉर स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक। 3-वे कॉक फॉर स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक। डेक 1 और डेक 2 में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, आपको वो जाकर देखना ही होगा, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आने वाली है। दोस्तों इसका पर्पस क्या है मैं बता देता हूं वापस से, कि जब आपकी शिप जो है, अगर आप समझ लीजिए आपकी शिप का ड्राफ्ट ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक हाई यूज करने वाले हैं, राइट। आपको पता ही होगा अगर आपने पहले वाले डेक्स देखे हैं तो। और अगर आपकी शिप का जो ड्राफ्ट है वो कम है तो उस केस में आप स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक लो यूज करने वाले हैं। तो ये वो कॉक है जिसको चेंज ओवर करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टैंक से ल्यूब ऑयल जाएगा स्टर्न ट्यूब में। समझ रहे हैं, अगर आपकी शिप का ड्राफ्ट अभी ज्यादा है तो आप चाहते हैं कि स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक हाई से ल्यूब ऑयल आए, तो आप इस कॉक को शिफ्ट कर देंगे, तो अब जो ऑयल है वो उस टैंक से आएगा, हाई टैंक से आएगा। और समझ लीजिए आपकी शिप का ड्राफ्ट जो है वो कम है
तो इस कंडीशन में आप चाहते हैं कि लो टैंक से ल्यूब ऑयल आए, तो आप फिर से इस कॉक को जो है चेंज ओवर कर देंगे लो टैंक की तरफ। तो फिर से अब जो ल्यूब ऑयल आएगा वो आएगा स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक लो टैंक। अगली जो मशीनरी है वो है दोस्तों मेन इंजन कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल कूलर। मेन इंजन कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल कूलर, तो इसका पर्पस यही है कि जो कैमशाफ्ट में हम ल्यूब ऑयल यूज करते हैं मेन इंजन के कैमशाफ्ट में, वो ल्यूब ऑयल को कूल करता है ये पर्टिकुलर कूलर। बस इतना ही है दोस्तों। एल्टी वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पर आता है और अपने कैमशाफ्ट का जो ल्यूब ऑयल है उसको यहाँ पे कूल कर देता है। शेल एंड ट्यूब टाइप का ये कूलर है, आप डिजाइन से देख सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही इसका फंक्शन है। दोस्तों हम मेन इंजन ल्यूब ऑयल, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मेन इंजन में ल्यूब्रिकेशन होता है ल्यूब ऑयल के द्वारा, लेकिन हम हमेशा कैमशाफ्ट के लिए अलग ल्यूब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि मेन इंजन का है उसका बहुत सारा ल्यूब ऑयल होता है, वो सारे के सारे मेन इंजन के पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैमशाफ्ट की, जो कि मेन इंजन का ही पार्ट है, लेकिन अभी भी हम कैमशाफ्ट के लिए डिफरेंट टाइप का ल्यूब ऑयल यूज करते हैं, डिफरेंट ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके बताइए, क्योंकि डेक 4 में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम कैमशाफ्ट के लिए डिफरेंट ग्रेड का ल्यूब ऑयल यूज करते हैं और हम मेन जो अपना इंजन है उसके लिए हम डिफरेंट ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट डाउन करिए, मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपके आंसर जरूर पढ़ूंगा, और अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा। और ये जो चीज है, इस सवाल का जवाब हम डेफिनेटली देंगे डेक 4 में। अगली दोस्तों जो है मशीनरी है वो है मेन इंजन ल्यूब ऑयल कूलर। हमने अभी अभी डिस्कस किया मेन इंजन में दो तरीके के ल्यूब ऑयल होते हैं, एक तो जो मेन ल्यूब ऑयल होता है जो कि पूरे मेन इंजन को लुब्रिकेट करता है, और दूसरा है कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल कूलर। तो कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल कूलर तो किस ल्यूब ऑयल को कूल करता है? कैमशाफ्ट का ल्यूब ऑयल। मेन इंजन ल्यूब ऑयल कूलर किस ल्यूब ऑयल को कूल करेगा? मेन इंजन के ल्यूब ऑयल को। अगला दोस्तों है मेन इंजन ल्यूब ऑयल ऑटो बैकवॉश फिल्टर। मेन इंजन ल्यूब ऑयल ऑटो बैकवॉश फिल्टर, इसको दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। अगला जो है दोस्तों वो है बिल्ज प्राइमरी टैंक। तो दोस्तों आप समझते हैं कि बिल्ज प्राइमरी टैंक क्या होता है। नॉर्मली दोस्तों लोग क्या समझते हैं कि जो अपना ऑयली वाटर सेपरेटर का जो पूरा सिस्टम होता है वो क्या होता है? बिल्जेस होते हैं, बिल्जेस के अंदर ऑयली वाटर मिक्सचर होता है। इस ऑयली वाटर मिक्सचर को हम पंप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं OWS में, ऑयली वाटर सेपरेटर में, और वहां से दोस्तों ऑयल कंटेंट रिमूव करके जो वाटर है जिसका 15 ppm से कम का कंटेंट है उसको ओवरबोर्ड थ्रो कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों ये सही है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस के बीच में और भी कुछ सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये जो पूरी प्रोसेस है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। वो कौन से सिस्टम है दोस्तों, वो समझते हैं। सबसे पहले इतना तो हमें पता है कि बिल्जेस के अंदर क्या होता है? ऑयली वाटर मिक्सचर। इस सारे ऑयली वाटर मिक्सचर को दोस्तों हम ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले बिल्ज होल्डिंग टैंक में। बिल्ज होल्डिंग टैंक एक इतना बड़ा टैंक होता है जिसमें हम ये सारा का सारा मिक्सचर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहां से दोस्तों बिल्ज होल्डिंग टैंक, इसकी लगभग कैपेसिटी अराउंड होती है 30 टन के आसपास। इस टैंक से दोस्तों अब हम एक एक टन करके जो ऑयली वाटर मिक्सचर है उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? बिल्ज प्राइमरी टैंक में। इस टैंक में हम ट्रांसफर करेंगे। फिर से समझिए दोस्तों, बिल्ज होल्डिंग टैंक में हम सारा ऑयली वाटर मिक्सचर डालते हैं सबसे पहले। उसकी दोस्तों कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 30 टन उसकी कैपेसिटी है, और वहां से दोस्तों सिर्फ एक एक टन करके हम जो ऑयली वाटर मिक्सचर है वो बिल्ज प्राइमरी टैंक में डालते हैं। इसकी कैपेसिटी तो दोस्तों कितनी हुई? इसकी कैपेसिटी हुई 1 टन। सिर्फ 1 टन दोस्तों इसकी कैपेसिटी है। इसमें दोस्तों वो एक एक टन ऑयल और मिक्सचर डालने के बाद, ऑयली वाटर मिक्सचर डालने के बाद, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक हीटिंग कॉइल प्रोवाइडेड है। तो ये उस ऑयली वाटर मिक्सचर को हीट कर देंगे, और हीट करने से दोस्तों क्या होगा? जितना भी आपका ऑयल है वो सरफेस लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो ऑयल सारा का सारा सरफेस लेवल पे आ जाएगा, और उस ऑयल को हम दोस्तों रिमूव कर देते हैं, और जो सिर्फ वाटर होता है उसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं अब OWS में। इससे दोस्तों क्या होगा? OWS के ऊपर जो लोड होगा वो कम होगा, OWS को कम ऑयल कंटेंट निकालना होगा, बहुत ज्यादा ऑयल कंटेंट नहीं निकालना होगा, और इसी वजह से जो ऑपरेशन है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अगला है दोस्तों स्टफिंग बॉक्स ल्यूब ऑयल सेटलिंग टैंक। जी हाँ दोस्तों, अगला है स्टफिंग बॉक्स ल्यूब ऑयल सेटलिंग टैंक। इसके लिए दोस्तों समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेन इंजन का। दोस्तों जो कनेक्टिंग रॉड रहती है वो अपने हाफ ऑफ द स्ट्रोक में रहती है सिलेंडर में, और हाफ ऑफ द स्ट्रोक में रहती है क्रैंक केस में। तो दोस्तों जब ये जो रॉड है, पिस्टन रॉड, ये जब क्रैंक केस में जाती है तो वहां पे जितना भी ल्यूब ऑयल होता है वो इसके ऊपर स्प्लैश हो जाता है। अब जब दोस्तों फिर से ये जो रॉड है ये जब फिर से सिलेंडर में आती है तो बीच में प्रोवाइडेड होता है स्टफिंग बॉक्स, जिसमें प्रोवाइडेड होती है स्क्रैपर रिंग्स। तो वो जो रिंग्स है दोस्तों, वो सारा का सारा ऑयल जो लगा हुआ होता है जब
जो पिस्टन रॉड होती है वो जब क्रैंकेस में आती है तब उसके ऊपर बहुत सारा ऑयल लग जाता है। तो ये स्क्रैपर रिंग्स सारे के सारे ऑयल को रिमूव कर देती है और सारे के सारे ऑयल को कहां पर भेज देती है, फिर से क्रैंकेस में। और जो दोस्तों कुछ ऑयल जो रह जाता है वो एंड में होके कहां पर आता है आपका स्टफिंग बॉक्स ल्यूबल सेटलिंग टैंक में। साइड में एक छोटा सा सेटलिंग टैंक प्रोवाइडेड होता है, वहां पे दोस्तों जितना भी लीकेज ऑयल होता है ल्यूबल वो सारा का सारा वहां पे चला जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हीटिंग कॉइल प्रोवाइडेड है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर ऑयल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, जैसे समझ लीजिए बियरिंग के कुछ पार्टिकल्स आ गए, तो उस सारे पार्टिकल्स को दोस्तों ये नीचे गर्म करने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ रह जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऑयल से। तो वो सारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो प्योर ऑयल ल्यूब ऑयल होता है, जो प्योर फ्रेश ऑयल होता है, वो सारा का सारा ऑयल ऊपर की तरफ आ जाता है। और इस ऑयल को लेकर हम फिर से यूज कर सकते हैं दोस्तों क्रैंक केस में। अगला जो है दोस्तों ये है मेन इंजन का एरिया, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन इंजन साइड ऑपरेटिंग कंसोल। मेन इंजन साइड ऑपरेटिंग कंसोल दोस्तों, मेन इंजन को हम तीन जगह से जो है, अगला जो है दोस्तों वो है मेन इंजन साइड ऑपरेटिंग कंसोल। मेन इंजन साइड ऑपरेटिंग कंसोल क्या होता है दोस्तों, मेन इंजन को हम तीन जगह से दोस्तों हम ऑपरेट कर सकते हैं। वो है सबसे पहला इंजन कंट्रोल रूम, दूसरा है ब्रिज, और तीसरा है दोस्तों लोकल कंट्रोल पैनल। तो अगर आपके मेन इंजन का जो कंट्रोल है, ऑपरेटिंग कंट्रोल है, वो ईसीआर और ब्रिज दोनों तरफ से फेल हो जाता है, तो आप डायरेक्टली यहां पर आकर लोकल ऑपरेटिंग कंसोल पे आकर आप मैनुअली जो है मेन इंजन को ऑपरेट कर सकते हैं। सारे के सारे पैरामीटर्स आप मेन इंजन के यहां से ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों, मैनुअली और लोकली। ये प्रोवाइडेड होता है मेन इंजन के पास में ही जस्ट। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे सिलेंडर यूनिट्स प्रोवाइडेड है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 ये सिलेंडर यूनिट्स है। और एंड में दोस्तों देके रखा है स्टार्टिंग एयर डिस्ट्रीब्यूटर। स्टार्टिंग एयर डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्तों एक छोटा सा फंक्शन है, और वो ये है कि दोस्तों जब मेन इंजन स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग एयर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एयर प्रोवाइड करता है हर एक सिलेंडर यूनिट में अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर ऑफ द मेन इंजन। फिर से सेंटेंस रिपीट करूंगा, बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जब भी हम मेन इंजन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग एयर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हर एक यूनिट में एयर सप्लाई करता है, स्टार्टिंग एयर सप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर ऑफ द मेन इंजन। दैट इज इट। अगला है दोस्तों स्कैवेंज मैनिफोल्ड। स्कैवेंज मैनिफोल्ड वो मैनिफोल्ड है जहां पर सारी की सारी स्कैवेंज एयर आकर पहले यहां पर आती है, और यहां पर आने के बाद जो है दोस्तों वो स्कैवेंज एयर हर एक सिलेंडर यूनिट के स्कैवेंज पोर्ट में जाती है। तो यहां से दोस्तों ये जो मैनिफोल्ड है यहां से ब्रांच पाइप्स जाएंगे, ये है यहाँ पे दोस्तों आपके स्कैवेंज पोर्ट्स लोकेटेड होंगे। तो स्कैवेंज मैनिफोल्ड से जो एयर है, स्कैवेंज एयर वो हर एक यूनिट में इस तरीके से जाने वाली है। हर एक यूनिट में दोस्तों ऐसे ऐसे ब्रांच पाइप आपके जाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैवेंज मैनिफोल्ड के साइड में एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, क्या प्रोवाइडेड है, मेन इंजन ऑक्सिलियरी ब्लोअर। मेन इंजन ऑक्सिलियरी ब्लोअर प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है मेन इंजन ऑक्सिलियरी ब्लोअर का। दोस्तों जब हम मेन इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है उनका प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता है कि जो अपना टर्बो चार्जर है उसके शाफ्ट को ड्राइव कर सके। तो उस टाइम पे भी दोस्तों स्कैवेंज एयर की तो जरूरत है। तो मेन इंजन ऑक्सिलरी ब्लोअर जो है वो उस टाइम पे स्कैवेंज एयर प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिकली ड्रिवन ब्लोअर्स होते हैं। इन ब्लोअर्स को हम स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे, और ये ब्लोअर जो है आसपास की एयर को बिल्कुल फोर्सफुली स्कैवेंज मैनिफोल्ड में भेज देते हैं। और उससे क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम पे एक हाई प्रेशर एयर मिल सकती है हमको बिना टर्बो चार्जर को रन किए भी। और जैसे जैसे मेन इंजन थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेगा, एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो टर्बो चार्जर अपने आप जो है एयर प्रोवाइड करने लग जाएगा, और उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएंगे मेन इंजन ऑक्सिलरी ब्लोअर। दोस्तों कितने बार की एयर प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों ऑक्सिलरी इंजन ऑक्सिलरी ब्लोअर जो एयर प्रोवाइड करते हैं उनका प्रेशर होता है 0.8 बार। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मेन इंजन ल्यूबॉयल ऑटो बैकवॉश फिल्टर की। तो ये मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है मेन इंजन ल्यूबॉयल ऑटो बैकवॉश फिल्टर का। हालांकि दोस्तों ये असली डायग्राम नहीं है, असली डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वो हम कभी डिफरेंटली पढ़ेंगे अलग एक पूरे सेक्शन में। लेकिन अभी के लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम है ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से फिल्टर काम करता है। तो दोस्तों इस फिल्टर में जो होता है, सबसे पहले एक मेन ब्रांच पाइप होती है जो कि आपको दिख रही है इतनी बड़ी एक जो मेन पाइप है। यहाँ पे दोस्तों आएगा आपका ऑयल, जो ल्यूब ऑयल है वो सबसे पहले आपका मेन ब्रांच में आएगा। और ये जो मेन पाइप है दोस्तों ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है 5 डिफरेंट ब्रांचेस में। तो आप देख सकते हैं मेन जो पाइप है वो आ रहा है, और उसके बाद में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो 5 डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 1 2 3 4 5, और हर एक ब्रांच में ये जो ऑयल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो ऑयल वो जा रहा है वहां पर। और अगर आप देख सकते हैं तो मैंने रेड कलर से यहाँ पे फिल्टर्स बनाए हैं हर एक ब्रांच में।
देख सकते हैं यहाँ पर हर एक ब्रांच में एक फिल्टर है रेड कलर से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑयल हर एक ब्रांच से जा रहा है वो यहाँ पर अपने आप इस फिल्टर में फिल्टर्ड हो जाएगा वो ऑयल, और उसके बाद वो आगे चला जाएगा अपने आप फिल्टर होकर। तो 5 डिफरेंट ब्रांचेस से वो ऑयल चला जाएगा फिल्टर होने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑटो बैकवॉश का क्या मतलब है। दोस्तों जब भी कोई फिल्टर किसी ऑयल को फिल्टर करता है तो उसके बाद उस ऑयल की जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो उस फिल्टर में आ जाती है, और ऑयल की जितनी भी इंप्योरिटीज उस फिल्टर में आएगी तो अब वो ऑयल जो पास होने में उसको वहां से दिक्कत आएगी, ना कि वो अच्छे से फिल्टर कर पाएगा, प्लस साथ ही में अगर वो ऑयल वहां से पास हो रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी, उस ऑयल का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, समझ लीजिए कि नंबर 1 जो है ब्रांच पाइप, वहां पे दोस्तों ऑयल के पास होने की वजह से वहां पे इंप्योरिटीज के कारण यहाँ पे जो फिल्टर है वो धीरे धीरे चोक हो रहा है। तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, जो इनलेट प्रेशर है यहां पे दोस्तों समझ लीजिए जो है प्रेशर P1 है, फिल्टर से पहले प्रेशर है P1, फिल्टर से पहले था प्रेशर, फिल्टर के बाद था प्रेशर P2। तो अब दोस्तों क्या हो गया, पहले समझ लीजिए P1 था 100 बार, हालांकि बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा बता दिया, इतना ज्यादा नहीं होता है लेकिन क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है तो इसमें मान लीजिए आप। और P2 था प्रेशर समझ लीजिए 90 बार, 10 बार का रिड्यूस हो रहा था। आप ये समझिएगा मत 100 बार 90 बार, ये सिर्फ मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह यूज कर रहा हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं हालांकि। तो दोस्तों 90 बार था, यानी कि 10 बार का प्रेशर लॉस हो रहा था। लेकिन अब दोस्तों क्योंकि फिल्टर लगातार चोक हो रहा है, बार बार फिल्ट्रेशन होने के कारण सारी इंप्योरिटीज ऑयल की फिल्टर में आ रही है और उस वजह से फिल्टर चोक हो रहा है। तो अब जो दोस्तों ऑयल आ रहा है उसका प्रेशर कितना होगा, अराउंड 80 बार, यानी अब 20 बार का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये फिल्टर क्या है, चोक हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों हम एक सेंसर प्रोवाइड करा के रखते हैं जो कि इनलेट और आउटलेट प्रेशर के बीच का डिफरेंस मेजर करता है, यानी कि डेल्टा डी इज इक्वल टू P1 माइनस P2, यानी कि इनलेट और आउटलेट, फिल्टर का जो इनलेट है और उसके आउटलेट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस ये मेजर करके रखता है। और अगर डिफरेंस अगर बढ़ गया दोस्तों तो क्या होता है वो मैं बताता हूं। पहले 90 बार था तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सब कुछ बराबर चल रहा था, फिल्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन क्योंकि अब 80 बार हो गया है यानी कि 20 बार का प्रेशर लॉस हो गया है, तो अब दोस्तों क्या होगा, ये जो ऑयल है ब्रांच नंबर 1 का जो ऑयल है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना लग जाएगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना लग जाएगा, यानी कि आगे जो ऑयल आया था ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा, और ये जो ब्रांच पाइप है वो लगातार घूमते रहते हैं। रिवर्स फ्लो होने की वजह से दोस्तों क्या होगा, जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो निकल जाएगी, और दोस्तों वो इंप्योरिटीज को जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, एक छोटा सा बिन होता है वहां पे वो अटैच हो जाती है, वो सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती है बैक फ्लशिंग के कारण। तो इसीलिए इसका हमने नाम रखा गया है ऑटो बैक वॉश, यानी कि वो जो ऑयल है वो पीछे की तरफ आ रहा है, बैकवर्ड्स आ रहा है, बैकवर्ड्स आने की वजह से वो उस फिल्टर को क्लीन कर देगा वो ऑयल, और ये जो ऑयल है उसको उसी ऑयल को ही निकाल देते हैं पूरा का पूरा, ताकि सारी इंप्योरिटीज भी निकल जाए और जो इंप्योर ऑयल है वो भी निकल जाए, और ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है वो भी क्लियर हो जाए। इसी तरीके से दोस्तों जो है हर समय इस फिल्टर में, ऑटो बैकवॉश फिल्टर में कोई ना कोई एक ब्रांच ऐसी होगी जिसमें ऑटो बैकवॉशिंग चल रही होगी और बाकी की सारी ब्रांचेस नॉर्मली काम कर रही होगी। तो कोई भी ब्रांच हो सकती है जिसमें ऑटो बैक फ्लशिंग चल रही हो, आपको पता भी नहीं चलेगा नॉर्मली, आपको उसके लिए देखना पड़ेगा जो है आपके मैनुअल जो सिस्टम लगा हुआ रहता है उसमें जाकर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ब्रांच की ऑटो बैक वॉशिंग चल रही है। लेकिन नॉर्मली किसी भी ब्रांच की ऑटो बैक वॉशिंग कभी भी चल सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डिफरेंस इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। लेकिन ये है बेसिक दोस्तों पर्पज, इस तरीके से ये बेसिकली काम करता है कि कोई भी एक ब्रांच नॉर्मली ऑटो बैक फ्लशिंग हो रही होती है और बाकी की जो 4 ब्रांचेस हो रही है वहां पे नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो रही होती है ऑयल की। और क्योंकि दोस्तों जो फिल्टर है वो अपने आप ऑयल के कारण ही क्लियर हो जाता है, ऑयल को बैक फ्लश किया जाता है, ऑयल को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराया जाता है, उसी के कारण दोस्तों ये जो है फिल्ट्रेशन होती है, इसमें ऑयल जो है वो फिल्टर होता है और फिल्टर भी इसी कारण से क्लीन होता है। तो इसलिए हम नाम देते हैं दोस्तों ऑटो बैकवॉश फिल्टर, एंड दैट इज इट अबाउट ऑटो बैकवॉश फिल्टर।